प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान के हमलों के जवाब में जनरल बाजवा ने भी बड़े राज खोल दिए। काबीना इजलास में इमरान खान की जानिब से सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बुरा भला कहने का इंकशाफ। इमरान खान की तर्ज हुक्मरानी को मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। इमरान खान रहते या मुल्क, बाजवा ने तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला शुरू कर दिया। इमरान खान की फरमाइश पर जनरल फैज हमीद ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के 8 अरब रुपए के केस कैसे खत्म कराए। सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस मामले पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे न्यूयॉर्क में एक और पाकिस्तानी निजात अमरीकी पुलिस ऑफिसर अदीद फयाज कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, कत्ल कैसे हुआ, वजह क्या बनी, अहम इंकशाफात जानेंगे। वॉशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। इसके अलावा बात करेंगे IMF से मामला तय, वजीर आजम को भी अहम ब्रीफिंग, माशी इस्तेहकाम के आसार पैदा हो गए। मुआहदे की सूरत में पाकिस्तानी अवाम के लिए मजीद क्या मुआशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद है कामरान यूसुफ साहब, सीनियर सहाफी हैं, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम जी। अच्छा कामरान साहब, जावेद चौधरी साहब के कॉलम्स का ये जो अहम कॉलम्स हैं, इनका एक सिलसिला चलता आ रहा है। हमने भी प्रोग्राम में कुछ खबरें ब्रेक की, इस हवाले से बातचीत की। कुछ आज जो चीजें आई हैं वो बहुत नई हैं और बहुत एक डिफरेंट एंगल से हम उनको देख सकते हैं। ओवरऑल इस पूरे कॉलम को और इसमें जो डिटेल्स उन्होंने बताई हैं, द कंफर्मेशंस फ्रॉम जनरल बाजवा, उनको कैसे आप व्यू करेंगे? देखिए, इसमें कुछ जो डिटेल्स हैं वो तो पहले भी मंजरेआम पे थी, लेकिन अब जिस तफसील से ये चीजें सामने आई हैं तो एटलीस्ट उन तमाम जो उस वक्त पहले ड्राइंग रूम्स के अंदर या अफवाहों की हद तक ये बातें हो रही थी, तो वो तमाम बातें सामने आ गई हैं। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल पहले भी पता थी कि डेफिनेटली जो आप कह सकते हैं कि मुलाकातें उस वक्त भी हुई थी जनरल बाजवा की इमरान खान साहब के साथ। इस पर भी पहले भी आर्टिकल्स आए। इसमें जो एक और जो मेरे ख्याल में एक तो इंटरेस्टिंग डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं। अगेन ये पहले भी जैसे मैं जिक्र भी कर चुका हूं और मैंने इस पर वीलॉग भी किया और तस्करा भी किया कि एक जो बहुत बड़ी वजह थी कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जो जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए, वो इमरान खान साहब का जो कंडक्ट था, खास करके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर की, वो उन तक पहुंची जिसकी वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरब के साथ खराब हुए। तो इस कॉलम के अंदर जावेद चौधरी साहब ने वो ये बात उसको इंडोर्स किया है कि एक रीजन ये भी थी कि काबीना के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें कही जो सऊदी सिफारत खाने तक पहुंच गई। और उससे पहले अगर आपको याद हो तो आपकी प्रोग्राम में मैंने बताया भी था कि ये इमरान खान साहब ने उसके अलावा भी जो सऊदी वलीअहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें की जो उन तक पहुंच गई। तो यकीनी तौर पर उसमें जिक्र किया था कि जहाज में जब उनको स्पेशली दिया गया था प्राइवेट जेट। जी एग्जैक्टली, जब उनको स्पेशली सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपना जहाज दिया कि न्यूयॉर्क में जाएं वो UN जनरल असेंबली का सेशन अटेंड करने, और उसी जहाज के अंदर बैठकर कुछ उन्होंने ऐसी बातें की जो सऊदी वलीअहद तक पहुंच गई और उन्होंने अपना जहाज वो फिर वापस बुलवा लिया। तो इस आर्टिकल के कई पहलू हैं और एक जो इसके अंदर दूसरा जो पहलू है, बेशक इसमें जनरल बाजवा को शायद एक्सोनरेट करने की कोशिश की है, उनको मासूम दिखाया गया है। इससे ये भी अंदाजा होता है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जनरल बाजवा की उस वक्त किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी। जो हुकूमती मामलात हैं जिसमें एक वो उसमें दावा किया गया है कि शौकत तरीन साहब को जब वजीर खजाना लगाया गया तो जनरल बाजवा साहब ने एतराज किया कि ये जो बैंक नहीं चला सका जो शख्स, वो इकोनॉमी कैसे चलाएगा। फिर उसमें उस पर उन्होंने ये भी कहा कि इन पर तो नैब के केसेस हैं। तो इमरान खान साहब ने बकौल जावेद चौधरी साहब के उस कॉलम में दावा किया गया है कि आप इनके केसेस खत्म करवाएं। तो फिर जनरल बाजवा ने कहा कि जनरल फैज ने फिर इनके केसेस जो हैं वो खत्म करवाए। तो इससे आप अंदाजा करें कि हमारे जो मुल्की मामलात थे, मतलब वो कैसे चल रहे थे, ये समझ से बालातर है। और दूसरा अगेन इमरान खान साहब एक तो पब्लिकली जो भी कैंपेन कर रहे थे अर्ली इलेक्शंस के लिए, इन मीटिंग्स के अंदर वो जनरल बाजवा से कह रहे थे कि जी आप MQM को कह दें कि वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लें ताकि ये गवर्नमेंट जो है वो चली जाए या ये गवर्नमेंट जो है वो तोड़वा दें। तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये गवर्नमेंट कैसे मतलब तोड़वा दूं। तो मीन के इमरान खान साहब बावजूद इसके कि ठीक है वो मकबूल भी होंगे, लेकिन उनको शायद अपने ऊपर फिर भी एतमाद नहीं था। उनको यही लगता था कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं करेगी उस वक्त तक जो है वो ये हुकूमत भी नहीं जाएगी। अरे कामरान, आपने बड़ा ये तफसील से इसको सम अप किया है। ये क्या वजह है कि ये इमरान खान साहब के और इनके सऊदी प्रिंस के इतने अच्छे तल्लुकात थे, एक दूसरे की गाड़ियाँ ड्राइव की,
पिक एंड ड्रॉप दिया एक दूसरे को। इन्होंने यहाँ पे, आपको याद होगा जब आए थे MPS आए थे, उनको ये जहाज़ों के हमारे फाइटर हैं उन्होंने सलामी दी थी। इसी तरीके से इमरान खान साहब को बड़ा वहाँ पे उन्होंने इतना वेलकम दिया, इतने उन्होंने महंगे महंगे इनको गिफ्ट दिए, वो जिसके स्टोरीज स्कैंडल चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट आया कि इमरान खान साहब इस एक्सट्रीम तक चले गए कि कैबिनेट में बैठ के बकौल जनरल बाजवा के, हम उनको कोर्ट कर रहे कि पंजाबी में उन्होंने उनको बुरा भला कहा, हम इतने कह सकते हैं ना पोलाइट लफ्ज़ों में। तो क्या ऐसा चीज़ हो सकती है आपका ख्याल है? खान साहब क्यों इतने भड़क गए थे उससे, सऊदी उससे शहजादे से, इतने अच्छे तल्लुकात के बावजूद, नोइंगली कि सऊदीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी आर्मी के लिए, कितनी है पाकिस्तान के लिए, कितने उनका कंट्रीब्यूशन कितना है या उनका क्लाउड कितना है? आपको क्या लगता है क्या ऐसी वजह हुई है? आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इनफैक्ट मैं आपको एक और भी मुझे याद आके खबर देता चलूं कि शुरू में सऊदीज ने खास करके सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो मगरिब के साथ, खास करके अमेरिका के साथ तनाज़ा चल रहा था। वो जमाल खशोगी का जो मर्डर था, तो उनको ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं थे। और वो आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब उस वक्त उनको दुनिया में एक बताने की कोशिश थी कि जी वो दुनिया में तनहा नहीं है। तो इमरान खान साहब, वो जो उनकी डिवोर्स इन द डेजर्ट, उस कॉन्फ्रेंस में भी उनको बुलाया और वो वहां पे उन्होंने शिरकत की। जो मेरी मालूमात हैं, जो इत्तला है, वो शुरू में इनका इतना अच्छी एक केमिस्ट्री बनी थी कि सऊदी वलीअहद ने, सऊदी अरब ने ना सिर्फ पाकिस्तान को वो कोई $6.5 अरब का पैकेज दिया, फिर UAE से भी कहा कि इतना पैकेज वो पाकिस्तान को दें, बल्कि जो मेरी मालूमात है, उन्होंने इमरान खान साहब को डायरेक्ट एक ऐसा फोन, एक हॉटलाइन दी कि उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई हैं, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप बजाय इसके कि जो जितने ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं फॉरेन ऑफिस के जरिए या बाकी चीजों के जरिए, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो इस हद तक इनकी आपस में केमिस्ट्री थी। लेकिन ये जो बाद में फिर वाकया हुआ काबीना के अंदर, फिर 2 और जगह पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की सऊदी वलीअहद के बारे में, उसके बाद फिर जो मेरी मालूमात है वो नंबर उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया सऊदी वलीअहद ने। फिर दोबारा उनसे उन्होंने फिर बात नहीं की इमरान खान साहब से। अब इसकी क्या वजह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हालांकि उनकी मदद भी की थी? मुझे ये लगता है कि शायद इमरान खान साहब की ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि शायद वो मतलब जो होता है ना कि आप किसी से मिल के वो इस तरह की बातें करते हैं। इनफैक्ट आई डोंट नो कि मतलब जो इसके लिए टर्म यूज होती है कामरान, मतलब पर्सनालिटी क्लैश कोई शुरू हो गया था, कोई इस तरह की चीज हम कह सकते हैं? मेरा ख्याल है पर्सनालिटी क्लैश से ज्यादा होता है ना कि आपको, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने एक आध दफा ये भी किसी से कहा कि जब वो एक आध दफा उनसे मुलाकात की, एक होता है ना कि आपको बेशक आप उनसे पैसे ले रहे हैं, उनसे इमदाद ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई आपको बंदा क्लिक नहीं करता। इमरान खान साहब अपने आप को भी बहुत कुछ समझते हैं। आफ्टर ऑल वो तो मतलब ज़ाहिर सऊदी वलीअहद हैं, एक रॉयल फैमिली से हैं, ज़ाहिर उनका जो भी तरीकाकार होगा। तो मुझे ये भी पता चला कि खान साहब ने एक आध मीटिंग में मिलने के बाद तो किसी से ऐसे ही बात की, यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनके खिलाफ वो कू करवा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये यहाँ तक भी उन्होंने बात की, मतलब है ना, उनको शायद इतना वो आई डोंट नो कि उसकी क्या पीछे रीजन थी कि इस तरह की वो बातें भी करते थे। तो वो ये फिर बहुत बड़ी, देखे ना, फिर ये रीजन बनी, क्योंकि मैं इस चीज पे कन्विंस्ड हूं कि बाकी इंटरनल मसाइल अपनी जगह पे, तो फिर जब इस तरह की शिकायतें मिलना शुरू हो गई, जाहिर है कि सऊदी अरब को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। एक आपने उनकी इतनी आपको पैसे दिए, इतनी आपकी मदद की, और उसके बाद फिर आप उनके बारे में ऐसी बातें करें। कामरान, जनरल बाजवा ने एक बड़ा इंतहाई सख्त बात की है, जो मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान साहब जो मेरे खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसका जवाब मैंने खुद देना है। वो इधर उधर से दाएं बाएं से नहीं आ रहे, सीधा वो कोर्ट हो रहे हैं। उन्होंने जवेद चौधरी साहब को भी इजाज़त दी है कि मेरा नाम लिख के जब बात करें। सो इज़ फाइटिंग इज़ ओन बैटल। जो लग रहा है कि वो ISPR से, वो कोई अपने पुराने कोई दोस्तों से इधर उधर से नहीं कर रहे, स्टेट खुद बात कर रहे हैं। और बहुत सारी ये जो आज वाली वही जो उन्होंने बात की, MBS वाली बात की है कैबिनेट में, गाली गलोच वाली, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब को, क्योंकि वहाँ पे सऊदी तो वो कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान में तो हुकूमतें बदलती रहती हैं, वहाँ तो किंगडम है, वो तो बैठे हुए हैं वहाँ पे शहजादा साहब हैं। सो खान साहब के लिए मतलब फॉर रीचिंग ये बात जो उन्होंने की है, मेरा ख्याल जानबूझ कर की है खान साहब को ज़रा लॉन्ग टर्म डैमेज करने के लिए। अगर मैं डैमेज हो रहा हूँ तो मैं भी इनको डैमेज करूँ कि सऊदीज़ कभी एंडोर्स नहीं करेंगे फिर इसके बाद के खान साहब वापस आने चाहिए। पहले भी आपने खबर दी थी कि 5-6 बड़े कैपिटल जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, सारी चीज़ें ये अपनी तरफ पे। जो दूसरी बात है खान उन्होंने की है, आप उससे कितना एग्री करते हैं? पाकिस्तान के लोग उसको कितना बाई करेंगे? उन्होंने कहा जनाब कि मुझे फिर इसके बाद एहसास हुआ कि अगर PTI रहती है इस मुल्क पे, हुकूमत करती है, तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। सो दैट वाज वेरी सीरियस कमेंट एक पॉपुलर पार्टी के
एक हेड है इमरान खान साहब, जैसे आपने कहा बड़ी फॉलोइंग है उनके बारे में, एक्स आर्मी चीफ जो उनको लाने में हटाने में दोनों चीज़ों में शामिल थे, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं एक तरह का सिक्योरिटी रिस्क हैं, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहब भी लगते थे, नवाज पे भी किसी हद तक लगे। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन गए थे बिकॉज ऑफ दीज वेरी कॉमेंट्स। आई थिंक आई एम सॉरी, मैंने जरा थोड़ा लंबा सवाल कर दिया, लेकिन मैं चाहता था नहीं, मैं आपका तबसरा भी सुन रहा था। आई थिंक ये अगेन बड़ी सीधी बात है कि ये बातें आपको भी पता है, मुझे भी इस्लामाबाद के अंदर ये बातें तो हो रही थी कि क्या वजह है कि इनके ताल्लुकात इतने क्यों खराब हुए। तो अब जो आप कह रहे हैं, एक तो ये फ्रंट फुट पे आके खुल के वो अपना दिफा कर रहे हैं थ्रू मतलब जावेद चौधरी की उसमें कोट एंड कोट है, तो ये तमाम वो बातें आई थिंक उनको इंडोर्स कर रहे हैं जो पहले बातें होती रही कि उनको उनकी सपोर्ट विड्रॉ करने की क्या वजह थी। और ये तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में सीरियस बात है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर इक्तदार में रहते मजीद तो फिर पाकिस्तान ना रहता। अब इसकी वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं कि आखिर इमरान खान साहब ऐसा क्या करने लगे थे या ऐसा क्या करने जा रहे थे जिससे जो पाकिस्तान की सलामती है या पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाता। अब या तो उन्होंने जो अपनी उनके खिलाफ वो इमरान खान साहब अटैक करते हैं उसका दिफा करने के लिए वो इस एक्सटेंट तक दें, या फिर ऑब्वियसली अभी जितना जो कुछ उन्होंने बताया, इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी जो जावेद चौधरी ने जो इनिशियल इनकी मुलाकातें थी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा ने कहा कि अगर मैं जो मालूमात मेरे पास है अगर मैं उसका 5% भी रिवील करूं तो लग पता जाएगा सारों को। मतलब तो इसका मतलब है कि वो उनको और बहुत ज्यादा और नेचुरली उनके पास और भी ऐसी मालूमात और ऐसी इतलात होंगी जिसकी बुनियाद पर वो इतना बड़ा वो दावा कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई आम शख्स तो नहीं है, वो एक आर्मी चीफ, 6 साल वो आर्मी चीफ रहे, और सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब जनरल बाजवा थे आर्मी चीफ को डी फैक्टो जो है वो रूलर ही समझा जाता है, तो उसका हर फैसले में वो शामिल भी होते हैं, हर फैसला वो करते भी हैं, हर फैसले का उनको पता भी होता है। तो ये डेफिनेटली बहुत एक सीरियस मेरे ख्याल में चार्ज है इमरान खान साहब के खिलाफ, इतना बड़ा, क्योंकि इमरान खान साहब तो अपने आप को बड़ा कहते थे कि मुझे इसलिए निकाला गया कि मैं तो पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज़ कर रहा था, मैंने अमेरिका को बेसिस नहीं दिए, मैंने डिक्टेशन नहीं ली अमेरिका की, बाकी दुनिया की। इवन इन केस ऑफ आई बिलीव कि जो एक वो पहले आपने सवाल किया था कि शायद कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते थे कि कभी ना कभी जब ट्रंप थे पाकिस्तान के ऊपर दबाव था कि आप जी इसराइल को तस्लीम करें। ठीक है, एक आध दफा इमरान खान साहब से जब वज़ीर-ए-आज़म से सवाल भी हुआ तो उसका उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, ये भी एक वजह कही जाती है। तो इमरान खान साहब ऑन द कॉन्ट्ररी वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने तो पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेप्स उठाए थे, इस वजह से उनको निकाला गया। तो अच्छा, आपने बात का व्यू वो बड़ा डिफरेंट है। आपने जो बात की कि वो डेंजरस वाली के पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़े डेंजर बन गए थे इमरान खान साहब, मुझे जो लगता है 2-3 चीज़ें आप अपना इस पर पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि वो क्यों कह रहे हैं। एक तो उन्होंने जब शहजादे के बारे में कैबिनेट में इस तरह की लूज टॉक की गई विच वॉज रिपोर्टेड टू द सऊदी एम्बेसी, द फर्दर उन्होंने जाके उन्होंने ये शहजादे को बताया कि आपके बारे में ये गुफ्तगू हो रही है, जिसके बाद वो फ़ोन बुला के जो आप बता रहे हैं। एक तो ये चीज़ मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत बड़ा ये बम शेल होगी कि उनका तो जैसे का पुराना एक वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनके साथ या पाकिस्तान की इकनॉमिक है। दूसरा उन्होंने जो मीटिंग का जिक्र किया है कि उनको जो बाकिर है वो रज़ा ने कॉल की थी आर्मी चीफ को, उन्होंने पैनिक एक बटन दबाया था कि जनाब आप शौकत तरीन साहब एंड कंपनी जो है इनको समझाएं, हमारे तो रिजर्व जो हैं बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट बढ़ गई थी, 15-20 अरब डॉलर का गैप आ गया था, उस पर ये टैक्स लगा के रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जनाब ये आप इनको समझाएं कि ये इंपोर्ट को कम करें, बैन करें रादर दैन इसको बढ़ाने के। तो जब इनकी मुलाकात हुई वहाँ पे इमरान खान साहब से, असद उमर थे, उसमें हमाद अजहर थे, उसमें रज़ा बाकिर थे, आर्मी चीफ थे, और ये बैठे, तो इन्होंने जब खान साहब को कहा कि सर ये मसला हो रहा है, बाकिर रज़ा साहब इसने पैनिक, गवर्नर स्टेट बैंक, तो खान साहब ने कहा ये पैनिक में क्यों आ रहे हैं, हमारा तो रेवेन्यू बढ़ गया, हमने तो 53% सॉरी हमारा तो 5-6 हज़ार अरब टैक्स हो गया। तो आर्मी चीफ कहते मैंने उनको कहा कि सर आपको ये पता है टैक्स कैसे बढ़ा है, आप इंपोर्ट बढ़ाई जा रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब है डॉलर जो है पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, आप उन पे इंपोर्ट पे टैक्स ड्यूटी लगा के आपने 53% आपने टैक्स बना लिया है, आप जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो रुपयों में इकट्ठा कर रहे हैं और बिजनेस दे रहे हैं डॉलरों में बाहर, तो पाकिस्तान वो तो डिफॉल्ट के खतरे में आ गया। असद उमर ने भी एंडोर्स किया। तो समझते हैं इन दोनों चीज़ों का, दैट्स द रीज़न ही सेइंग कि इमरान खान साहब वाज हेडिंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट, डॉलर बाहर जा रहे हैं, रुपीज़ इकट्ठे कर रहे थे यहाँ पे, उधर से अब सऊदीज़ को नाराज़ कर बैठे हैं। मेरा थोड़ा सा तबसरा नुमा एक सवाल मैंने कहा। बिल्कुल इसमें जो देखिए कॉन्टेक्स्ट है ना, ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा
कि जब सऊदी अरब के साथ या इस तरह की जो बातें की, और यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ा धचका उस वक्त जनरल बाजवा के लिए और आर्मी के लिए था। रीजन मैं आपको ये बताऊं ये थी क्योंकि इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई तो पूरी दुनिया में ये तासुर ये था कि इनको लाने वाले फौज है, जनरल बाजवा, जनरल फैज, ये लोग लेके आए हैं, और पाकिस्तान में पहली दफा जिसको फुल बैकिंग है मिलिट्री की। तो यहाँ पर माजी में ये होता था कि आपको पता है कि यमन वॉर के वक्त भी इख्तलाफात थे। पाकिस्तान ने जब अपने वो डिमांड नहीं मानी थी सऊदी अरब की, तो नवाज शरीफ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त वो प्ली ले लेते थे कि देखें जी ये फौज जो है ना, क्योंकि ये तासुर देती थी कि शायद हम ऑन बोर्ड नहीं है, ये तो सिविलियन गवर्नमेंट का फैसला है। यहाँ पर आपको पता है कि अगर आप सऊदीज को कहते हैं जनरल बाजवा कि देखे नहीं जी ये तो हमारे तो पहले इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब के साथ, तो वो ट्रिक वहां पे भी काम नहीं आती। तो कहीं ना कहीं सऊदीज को ये भी था कि कहीं ये मतलब फौज के भी हाथ पे तो नहीं हमें इस तरह से गंदा कर रहे। तो ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन थी मेरे ख्याल में जनरल बाजवा के लिए अपने आप को भी डिफेंड करना, क्योंकि वो इमरान खान साहब फुली उन्हीं की बैकिंग पे आए थे, और जनरल बाजवा ने जो इमदाद मिली थी, जो भी फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज मिला था सऊदी अरब से, सबसे पहले वो खुद गए थे सऊदी अरब और यूएई, उसके बाद इमरान खान साहब गए थे, और फिर वो राह हमवार हुई थी। एक तो ये वाला फैक्टर बिल्कुल जो ठीक बात है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि मैं और शहबाज राना प्रोग्राम करते हैं, वो इकोनॉमी को बड़ा जबरदस्त फॉलो करते हैं। जब इमरान खान साहब ट्वीट किया करते थे हर महीने कि देखें जी टारगेट से ज्यादा रेवेन्यू इस दफा एफपीआर ने इकट्ठा किया है, तो हमेशा हम वो एक बात करते थे कि डेविल लाइज इन द डिटेल। अब वो डिटेल में क्या होता था कि आपकी वो 53-55% जो है वो आपका इंपोर्ट स्टेज पे आप बिल जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, और वो मैं हमेशा शहबाज से सवाल करता था, मैंने कहा ये तो सस्टेनेबल नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जिस दिन आपने इंपोर्ट कम किया आपका रेवेन्यू खत्म, वो रेवेन्यू भी गिर जाएगा। उन्होंने कहा एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डॉलर बहर जा रहे हैं जब आप इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रही है, मतलब ये एलसी ज्यादा खुल रही है। एलसी खुलने का मतलब ये है कि आप उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बहर बिजनेस दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप रुपीज इकट्ठा कर रहे हैं, लोकल टैक्स, और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं। ये बात जनरल बाजवा कहते हैं, मैंने उनको समझाई, रजा बाकर ने समझाई कि जनाब जो डॉलर हैं हमारे पास, हम दुनिया से लेकर आए हैं, वो हम बाहर भेज रहे हैं, और वहां से इंपोर्ट करके हम लोकल टैक्सेस करके रुपीज इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये कहाँ की इकोनॉमिक्स है? ये बात उन्होंने की है, ये सारी जो बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, और आई थिंक उसकी जो रीजन थी ना, देखें जब शौकत तरीन आए उससे पहले हफीज शेख साहब को निकाला गया, और क्रिटिसिज्म यह था कि हफीज शेख साहब की वजह से, क्योंकि जाहिर है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में थे, आईएमएफ जो है वो आपको कह रहा था कि आपने एक कंट्रोल्ड फिस्कल पॉलिसी रखनी है, अभी अपनी मईशत को एक्सपैंड नहीं करना, आप एक्सपैंड करेंगे तो वही दोबारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ जाएंगे। लेकिन शौकत तरीन साहब को जब रिप्लेस किया गया, आपको याद हो एग्जैक्टली इसहाक डार की तरह, जिस तरह जब इसहाक डार साहब आए थे मिफ्ता को, इसमें उन्होंने थोड़ी तड़ियां लगाई, उन्होंने कहा नहीं जी हम ये कर देंगे, हम इन्होंने प्लान बना के दिए, नहीं जी हम डेवलपमेंट बजट जो एक्सपैंड करते हैं, इंपोर्ट्स को इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ को आगे लेके चलते हैं, और एक आध दफा ग्रोथ ज्यादा भी हुई। लेकिन वो ये चीज भूल गए कि उसकी वजह से दोबारा से अगेन वही प्रॉब्लम आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो जब इन्होंने ये हुकूमत ली थी। और ये एक लिहाज से इससे पता भी चलता है कि जो आज पाकिस्तान के अंदर मुआशी मसाइल हैं, पीडीएम का तो अल्लाह ही हाफिज है जो इन्होंने 8-9 महीनों में जो इस मुल्क का हाल किया है, लेकिन ये जो खराबियां हैं ना उसी वक्त से चलती आ रही हैं कि जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में थे, आपने एक कंट्रोल्ड और एक रिफॉर्म्स करते करते आहिस्ता आहिस्ता अपनी मईशत को खोलना था। शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने एकदम से मतलब मईशत को खोल दिया, इन्होंने एमनेस्टी दे दी, इमरान खान साहब ने रियल स्टेट में को एमनेस्टी दे दी, दोबारा से वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ हुई, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी, नतीजा क्या निकला, दोबारा से वो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। एक और तो ये कंसर्न लेजिटिमेट है। आपने अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट में कहा था, मैं थोड़ा सा वापस आपको लेकर जाना चाहता हूँ। इस ये जो इंटरव्यू वो है उसका जनरल बाजवा साहब को कोट किया जो जवेद चौधरी साहब ने, एक और बड़ी खौफनाक हकीकत सामने आती है कि ये सारा ये एहतसाब का काम जो है, नैब जो है, ये तो फिर जनरल फैज चला रहे थे कि इमरान खान साहब जब ये बात कहते हैं कि जी मैंने उनको कहा, जनरल बाजवा चाहते थे एनआरओ दो सियासतदानों को और इनको छोड़ दो, तो मैं कहा मैंने नहीं देने। तो जनरल बाजवा ने जो काउंटर अटैक किया आज, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो हम पे इल्ज़ाम लग रहा है कि हम ये इनको ये पीटीएम को वो एनआरओ दे रहे थे या हम चाहते थे करप्शन केस ख़त्म करें, तो इमरान खान साहब ने तो उल्टा हमें कहा कि शौकत तरीन के केसेस जो हैं वो ख़त्म करें 8 अरब के, और हमने फिर उसके बाद जनरल फैज़ ने वो केसेस ख़त्म कराए।
तो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये इमरान खान साहब जो हैं जनरल फैज़ के ज़रिए अपने लोगों के केसेस ख़त्म करवा रहे थे, और क्योंकि वो फेवर ली हुई थी जनरल बाजवा साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी एक्सटेंशन की शक्ल में, तो जो इमरान खान साहब कह रहे थे वही किए जा रहे थे। वो वहाँ पे तो उन्होंने इनकार नहीं किया उनको कि हमारा क्या काम है। वो तो बिल्कुल आप ठीक, इससे तो लगता है सारा ये प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी का सारे ड्रामे थे, नैब हो, दीगर चीज़ें हों, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गुड विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द आर्मी चीफ और तो उस वक्त के DGI सही है, बैठ के फैसले कर रहे थे किस पे केस रखना है, ख़त्म करना है, इसको आगे करना है, पीछे करना है। ये सारा मजाक चल रहा था। ये मेरे ख्याल में इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो तो दो के जनरल बाजवा साहब ने अपने दिफा में ये बातें कही हैं, बहुत सी बातें उनके अपने अगेंस्ट भी जाती खिलाफ है। जैसे एक चीज वो होती है, जैसे रजा बाकर साहब, वो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, कहने को तो वो कहते थे जी कि हमने एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस है स्टेट बैंक, तो वो आर्मी चीफ को क्यों फोन कर रहे हैं? आर्मी चीफ को उनसे क्या लेना देना है? क्या इंडिया ने हमला कर दिया है कोई वहां पर स्टेट बैंक के ऊपर के उनको वो फोन कर रहे हैं? अगर ऐसा हो भी तो वो फिर भी वो नहीं बनता उनका नंबर वन। इसका मतलब है कि स्टेट बैंक के गवर्नर भी जानते थे कि अगर गवर्नमेंट से कुछ चीज बनवानी है इमरान खान साहब से तो किससे बात करनी है। सेकेंडली, ये बिल्कुल आपने बात ठीक कही है कि इमरान खान साहब कहते थे कि जी मेरे अंडर तो था ही नहीं जो नैब है। अगर आप ये मान भी लें तो फिर वो कहते थे कि शायद जनरल बाजवा के अंडर था, लेकिन जनरल फैज अगर केसेस खत्म करवा सकते थे उनके शौकत तरीन के, तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान के कहने के ऊपर किसी के खिलाफ केसेस बनवा भी सकते थे, किसी को जेल में डाल भी सकते थे। तो ये मेरे ख्याल में इट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि आप एक टाइम के ऊपर जब सारे इकट्ठे रहे एक दूसरे की, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, किसी ने इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दे रखी थी उनको, इमरान खान साहब उनके मरहूनी मन्नत इक़्तिदार में आए थे, फैज साहब का भी यही सिलसिला था, तो एक दूसरे के मेरे ख्याल में ये फ्यूचर होपफुल थे ना, उन्होंने फ्यूचर में मिल रहा था ना, आर्मी चीफ बनना था, सो वो जो भी खान साहब कह रहे थे करते जा रहे थे वो, तो इनके इंटरेस्ट जुड़े हुए थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि ये जो पावर गेम ऐसी होती है ना कि इसमें आप खुदगर्ज भी होते हैं, तो जब ये खुदगर्जियां इनकी सामने आना शुरू हुई तो फिर ये एक दूसरे से फट पड़े, और नतीजा क्या निकला कि इनके जो आप कह लें कि गठ जोड़ था वो कोई आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, बल्कि ये एक दूसरे के इनके इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जब लगा कि एक को के उसके होने की वजह से उसके मफादात को खतरा है, तो फिर ये जो ट्राइका था ये फिर वो टूट गया, और उसका नतीजा क्या निकला कि अब पब्लिकली ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और कौम फिर देख रही है कि फिर पिछले पौने 4 साल में क्या हुआ और ये कैसे मुल्क चलता रहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कामरान साहब मुल्क एक टर्मोइल से गुजर रहा है, ये भी एक वन ऑफ द कंक्लूजन्स है। बहुत शुक्रिया, कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ वाशिंगटन से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब मौजूद होंगे, और एक अहम केस है जिसके ऊपर डिटेल्स जानेंगे। पाकिस्तानी निजात अमरीकी पुलिस ऑफिसर है जिनका कत्ल हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ वाशिंगटन से बराह रास्त मौजूद है सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, न्यूयॉर्क में एक और पाकिस्तानी निजात अमरीकी ऑफिसर हैं अदीद फयाज, उनका कत्ल हुआ है, ये किस तरह हुआ, इसकी डिटेल्स बताइएगा प्लीज। असल में यहाँ एक सिलसिला शुरू हुआ है अमेरिका के शहरों में, वो होता है फेसबुक मार्केट प्लेस, जिसमें आप कार का इश्तहार लगा देते हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है उसमें, वो ये है कि आप ऑनलाइन जाके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, और उसके अलावा गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी नहीं देती, उसमें कोई मुदाखलत नहीं करती, और उसमें हर सेल जो है फाइनल होती है। तो उसमें होता है कि लोग पेमेंट कैश पे करते हैं। तो ये आदमी जो था, ये जोन्स नाम था इसका, इसने इश्तहार दिया कि गाड़ी बेच रहा हूँ, गाड़ी अच्छी थी, महंगी थी, 26,000 पे सौदा तय पाया, डॉक्यूमेंट्स चेक किया और वहां पहुंच गया। वहां उसने पहले से प्रोग्राम बना रखा था कि गाड़ी नहीं बेचनी है और वो लूटना है। अच्छा था, कोई गच्चे डाकू था, लेकिन कोई बेवकूफ किस्म का आदमी था कि जो नई गाड़ी लेके आया था उसकी माँ की थी, माँ के नाम रजिस्टर थी। इन्होंने देखा, इन्होंने पसंद किया, कहने के चाओ वो गाड़ी में खड़ी हुई है, आके ले लो, पेमेंट करो, ले जाओ। वहां जाके उनके उसने गर्दन में हाथ डाल के पकड़ा उनको, और उसने कहा कि पैसे हवाले कर दो। अच्छा, पैसे वाले किए, इन्होंने को रेजिस्ट किया तो उसे पिस्तौल निकाल के शूटिंग शुरू की। तो इनके साथ इनका ब्रदर इन लॉ था, मेरा ख्याल ब्रदर इन लॉ ने ही गाड़ी लेनी थी, तो वो उसने भी जवाब दिया इसी के ऑफिसर के पिस्तौल से, और वो गाड़ी लेके भाग गया, जाके अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में छुपा 50 मील दूर न्यूयॉर्क से। तो चूंकि गाड़ी उसकी माँ की थी, उन्होंने फौरन ट्रेस कर लिया
और वहाँ होटल से जाके उसको गिरफ्तार कर लिया। जो मार्केट प्लेस होती है इसमें आमतौर पर उस किस्म के लोग जाते हैं, ये जो टेक्निकल किस्म के लोगों, क्योंकि सेल फाइनल होती है, वो उसको ले जाते हैं, गाड़ी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको मरम्मत करके आगे 4 पैसे बना के बेच देते हैं। अच्छा अनवर साहब, ये भी बताएगा कि इसके बाद ये मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, तो अब फर्दर क्या इसके ऊपर हो रहा है? अब तो इस पे ज़ाहिर है उन्होंने चार्ज भी लगा दिया मर्डर का, तो पुलिस ऑफिसर मारा उसको तो नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पे भी, उसको तो मैक्सिमम सजा मिलेगी, क्योंकि पुलिस पे हमला यहाँ बहुत बहुत सीरियस है। यहाँ तो जरा सी बात पे आप अगर पुलिस से, जैसे हमारे यहाँ लोग बात करते हैं ना, ट्रैफिक पे अगर आपको रोकते पुलिस वाला और आप उससे कहें चलो नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, उस बात पे गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस से यहाँ किसी किस्म की बदतमीजी की इजाजत नहीं है, किसी को, बड़े से बड़े आदमी को पुलिस वाला किसी को भी, मैंने देखा है सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को खड़ा कर देता है कि आपके पास यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ हुआ था, इंश्योरेंस के कागजात नहीं थे, उसे रोक दिया उसने, अगर कागजात मंगवाओ तो गाड़ी लेके जाओ वरना मैं नहीं जाने दूंगा। तो पुलिस के साथ ये चूंकि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में 50 से ज्यादा मुल्कों के लोग हैं, अगर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो पुलिस को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है यहाँ। अच्छा, इनकी कोई ये तफसील बताएंगे, ये जो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पे मर्डर हुए हैं पाकिस्तान से, इनका तल्लुक था, वाज ये बॉर्न देयर? रावलपिंडी के रहने वाले, ये रावलपिंडी के थे। अच्छा जी, इनकी फैमिली यहाँ सेटल है, और ये जो असल में यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि जब 9/11 हुआ ना, तो इनको एहसास हुआ कि मुसलमानों में तो इनके बंदे हैं ही नहीं, तो इन्होंने बहुत तेजी से मुसलमानों की भर्ती शुरू की पुलिस पे, तो उसमें मुसलमानों का फायदा हो गया। इस वक्त तकरीबन न्यूयॉर्क में 1000 मुसलमान पुलिस ऑफिसर्स हैं, और अच्छा। उसमें से सुनता हूँ कि कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने ऑनलाइन ही देखा, एसोसिएशन है मुसलमान पुलिस ऑफिसर्स, उसकी जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तानी है, राना साहब, तो वो बताते हैं कि तकरीबन 500 पाकिस्तानी है, 1000 में से 500 पुलिस ऑफिसर पाकिस्तानी नहीं होंगे। अच्छा, इनके कोई बच्चे वगैरह, ये जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे? जी, 2 छोटे बच्चे हैं, 26 साल इनकी उम्र थी, 2 छोटे बच्चे हैं। वेरी यंग सर, ये तो बड़ा ट्रेजिक। अच्छा, इससे पहले भी हमने सुना है कि न्यूयॉर्क में, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं कह रहा, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इससे पहले भी पाकिस्तानी ओरिजिन के पुलिस अफसर जो हैं वो कत्ल हुए हैं, इसी तरह उनको शूट किया गया, कोई माजी में भी केसेस होते रहे हैं ये इस तरह के? ये कई साल पहले, तफसीलात याद नहीं, लेकिन कई साल पहले हुआ था। न्यूयॉर्क बहुत खतरनाक शहर है इस हवाले से, बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जिसमें पुलिस भी जाते हुए डरती है, और वहाँ चूंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ ड्रग का बड़ा कारोबार है। अमूमन जो इस तरह के कत्ल वतल होते हैं वो उसमें ड्रग का बड़ा हिस्सा होता है, कि लोगों को ड्रग खरीदना होता है, इस्तेमाल करनी होती है, बेचना होता है। ये लोग ज्यादातर ड्रग डीलिंग करते हैं, तो पैसे खर्च कर देते हैं, तो उनको गैंग वाले इनको पीछे अच्छा अगर भाई, आपको याद होगा, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क एग्जैक्टली ऐसे था जैसे आप बता रहे हैं, अर्ली 90s में स्पेशली, कि लोगों को रात को मना किया जाता था, कुछ एरियाज थे वहाँ पे कि आपको वहाँ पे नहीं जाना, अगर जा भी रहे हैं तो जेब में कोई डॉलर रख के जाएं। खाली जेब भी जाते थे, अगले गोली मार देते थे कि खाली जेब क्या करने आए तो यहाँ पर। तो जूलियानी आए थे जब मेयर बने न्यूयॉर्क के, तो उन्होंने बड़ा सफाया कर दिया था, और न्यूयॉर्क बड़ा ये पीसफुल सिटी हो गया था। अदरवाइज शिकागो, न्यूयॉर्क जो है माफियाज के शहर समझे जाते हैं, डॉन के, गॉड फादर्स के ये फैमिलीज हैं वहाँ पे जो समझी जाती हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया था बड़े अरसे बाद। दोबारा फिर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब इतना ज्यादा गैंग्स का नहीं रहा। लेकिन ये जो कोविड-19 आया था ना, कोविड-19 के बाद इनका सिस्टम टूटा है, उसके बाद इंडिविजुअल क्राइम बहुत होने लगे हैं। गैंग अभी तक कोई बड़ी बड़ी नहीं बनी है, इंडिविजुअल क्राइम बहुत होने लगे कोविड-19 के बाद। ठीक है, अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने हमें टाइम दिया। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एरा की तर्जुमान का मौकिफ सामने आया है। हमने एरा की स्टोरी ब्रेक की थी अपने प्रोग्राम में, वो क्या मौकिफ है, शाजिया हारिस साहिबा का मौकिफ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले कहा, हमने इरा की स्टोरी की थी कि ज़ज़ा ज़दगान के फंड से इरा अफसरान के 66 लाख रुपए लेने का, ये एजाजिया लेने का मामला था।
और फाइनेंस डिवीजन के अफसरान ने भी इसमें एजाजिया लिए थे। इस पे तर्जुमान एरा शाजिया हारिस ने अपना मौकिफ दिया है और उनका ये कहना है कि चेयरमैन एरा ने एजाजिया लेने वालों की फहरिस्त से अपना नाम निकाल दिया है। एरा के इदारे ने एजाजिया देने की पॉलिसी ही खत्म कर दी है, आइंदा से कोई भी अफसर एजाजिया नहीं लेगा। और ये उन्होंने कहा कि इन द लाइट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्रंच ये हुआ है। क्लास साहब हमारे पास ये बस मेरा ख्याल है वो शाजिया हारिस साहबा ये कहना चाह रही हैं, आपने कहा ना कि निकाल लिया है, वो ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने पहले निकाल, जब ये आया था मीटिंग में, जब इशू आया था तो उन्होंने उस पर लिस्ट पेश की गई थी। उन्होंने, अब मेरी बात हुई उनसे, तो उनका लिस्ट में नाम तो था क्योंकि सबके नामों की लिस्ट बननी थी कि कौन कौन लोग हैं जो ईरा में जिनको मिलना चाहिए, तो उनका नाम भी था चेयरमैन साहब का, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है वो जनरल जो इनाम हैदर साहब हैं, तो उन्होंने अपना नाम वहाँ से निकाल लिया था कि मुझे ना दें, बाकी लोग जो हैं उनको दे दें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा के लिए नहीं देंगे, आइंदा नहीं होना चाहिए। खैर वो हुकूमत ने इस वक्त उसको टेकअप किया हुआ है, सो हम इतनी हद तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना नाम जो है ना उससे एक्सक्लूड कर लिया था, निकाल लिया था। पर हम अभी भी कहेंगे कि वो बाकी लोगों को भी जो दिए गए हैं वो सबको एक्सक्लूड करें, सबके नाम निकालें। 66 लाख इज क्वाइट ए हैंडसम अमाउंट, और मोस्टली डेपुटेशन पे बैठे हुए हैं जिनके पार्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, डेपुटेशन अलाउंसेस हैं, और ये मामला टेकअप किया है वजीर आजम हाउस ने किया है, सारा सईद ने किया हुआ है, उसमें सारी बातें उन्होंने तस्लीम किया। सो इस हद तक वो अपना वर्जन दे रही है कि चेयरमैन साहब जो है उन्होंने अपना नाम जो है, तो उनके बकौल, मैं अब इसमें फर्दर उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, हमारे पास अभी बहुत सारी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, हम इसको फर्दर भी कर सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने अपना नाम जो है ना उस लिस्ट में से एक्सक्लूड कर लिया था, लेकिन अप्रूवल सारी दी गई थी, लिस्ट में नाम भी थे, चीजें भी थी। बाकी लोगों को आने वाले दिनों में इस पे फर्दर भी फॉलो अप करेंगे। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।